गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के वीडियो सॉल्यूशंस में आपको दे रहा हूँ। जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स पूछी गई थी वो थे कुछ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम थी 15, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 27। ये इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थी बच्चों को। तो मैं आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ असाइनमेंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 9 है। होप आप सबके पास क्वेश्चंस होंगे, तो मैं जस्ट आपको उसके सॉल्यूशन और ओवरव्यू दूंगा क्वेश्चन का। तो बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास ऐसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यू बैठा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू बैठा है, और इधर कहीं दूर से एक नेगेटिव क्यू चार्ज चल रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये चल रहा है ग्राफ। ठीक है, तो इसकी वो एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछा है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, और इधर भी नहीं, एक्स नहीं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और इसको भी मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कुछ एक्स है इस पे ऐसे। ठीक है, तो इस चार्ज क्यू पे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर फोर्स लगेगी और ऐसे ही इधर फोर्स लगेगी। ठीक है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है के क्यू पॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू, ये आर है यहाँ से लेके ये सीधा डिस्टेंस। ठीक है, तो आर है जो वो है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अंडर द रूट, यही बना आर। तो ऐसे इस पे फोर्स लग रही है। मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है एफ, इस फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे। एक इधर ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ऐसे ही इस फोर्स का भी एफ साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और ये एफ साइन थीटा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एफ कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो लग रही है बॉडी इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो फोर्स नेट लग रही है दैट इज 2 एफ कॉस थीटा। ये 2 कहाँ से आया? एक फोर्स ये एफ कॉस थीटा की, ये एफ कॉस थीटा। तो 2 इंटू एफ, एफ की जगह मैं लिख दूंगा के क्यू पॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 k अपॉन आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज नज़दीक आता जाएगा, एक्सेलरेशन भी मैं इसके लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम। तो ये मेरे पास आ गया 2 k कॉस थीटा अपॉन एम टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए, जैसे जैसे ये वाला चार्ज आगे की तरफ आता जाएगा, ये जो एंगल है वो बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बैठे हैं, एक चार्ज यहाँ पे है नेगेटिव, तो ये एंगल बन रहा है ऐसे फोर्स का। जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा तो फोर्स के एंगल ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, तो हमें दिखता है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आता जाएगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, मतलब ये कॉस थीटा बड़ा होता जाएगा। कॉस थीटा नहीं, थीटा बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, एज थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे वो नज़दीक आता है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब, अब देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये बहुत दूर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे वो नज़दीक आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो नज़दीक आता जाएगा ये चार्ज, तो एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो ये फैक्टर भी डोमिनेट करेगा उसमें। क्योंकि अगर ये चार्ज बहुत ही दूर बैठा है तो चाहे ये एंगल कुछ भी हो, ये फैक्टर डोमिनेट करता जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अगर जैसे जैसे ये चार्ज नज़दीक आता जाएगा ये चीज़ छोटी होती जाएगी, तो नेट फोर्स है जो वो बड़ी होती जाएगी। एक समय के बाद ये फैक्टर इतना डोमिनेट नहीं करेगा जितना ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये बहुत दूर बैठा था तो फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो थी मान लेते हैं हम। ठीक है, जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो इस पे फोर्स है जो वो बढ़ रही है। अगर फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगी, जिस वक्त ये फैक्टर फुली डोमिनेट करेगा इसके ऊपर। और उसके बाद जैसे और आगे जाएंगे, ठीक है,
यहाँ पे x है ना, तो ये फैक्टर आर स्क्वायर या ये स्क्वायर इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि x बड़ा हो जाएगा तो ये ओवरऑल फोर्स छोटी हो जाएगी। तो कुछ समय बाद ये फैक्टर है जो ये डोमिनेट नहीं करेगा, कॉस थीटा डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, इस नेट फोर्स को गवर्न ये चीज़ करेगी। तो उस वक्त इस पे फोर्स फिर कम होती जाएगी। ठीक है, पहले जब दूर था तो ये दोनों चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहे थे ज़्यादा फोर्स से, जैसे वो मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो इस पे फोर्स ऐसे लगनी स्टार्ट होगी, तो ये दूर खींचने वाई एक्सिस में खींचना स्टार्ट हो गया, इस डायरेक्शन में ये कम फोर्स रह जाएगी, तो वो कॉस थीटा ही है। ठीक है, कॉस थीटा बढ़ जाएगा तो इस डायरेक्शन में वो एंगल बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगी। इस वजह से जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है कि जैसे जैसे ये जब बहुत दूर बैठा था तो ऑलमोस्ट ज़ीरो था, फिर जैसे जैसे नज़दीक आया तो एक्सेलेरेशन बढ़ी, बढ़ते बढ़ते एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन और एक्स का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुई, मैक्सिमम होने के बाद ये फोर्स फिर कम होते होते ज़ीरो होगी। जब ये चार्ज यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगी, एक इधर, बस इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। बट क्योंकि इसके पास मास है तो वो मोमेंटम की वजह से आगे निकल जाएगा। जैसे ही आगे निकल जाएगा, मान लीजिए चार्ज यहाँ पे पहुँच गया, तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये आगे की तरफ जा रहा है और पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्सेलेरेशन ऐसे बन जाएगी। फिर वही प्रोसेस होगा, जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा तो एंगल है जो वो कम होता जाएगा और एक्सेलेरेशन उल्टी डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, फिर एक जगह मैक्सिमम होके एक्सेलेरेशन, और तब तक ये बहुत दूर निकल जाएगा, बहुत दूर निकल जाएगा, तो जो ये वाला फैक्टर है नीचे वाला एक्स है जो वो बढ़ जाएगी, तो ये ओवरऑल फोर्स कम हो जाएगी और ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है और इस डायरेक्शन में एक्स है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, ये एक ग्राफ उसका बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपके पास भी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बोला गया है कि हमारे पास एक चार्ड रिंग है ऐसे। ठीक है, एक चार्ड रिंग है और हमने इसका रेडियस है जो वो r है और इस पे चार्ज है जो वो q है, और यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे ये पॉइंट p है। ठीक है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q, ये मास m है, चार्ज माइनस q है, इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट p ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड रिलीज्ड। यहाँ से हमने इसको रिलीज कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है q, तो ये इधर भागेगा, इधर भागेगा तो सेंटर पे आके ये रुकेगा नहीं और मोमेंटम के कारण आगे निकल जाएगा। फिर जैसे ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसको वापस बुलाएगा और ये इधर, तो ये ऑसिलेट करेगा बीच में। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं ऑसिलेशन की। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन के, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना, तो इसके साथ ये जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, फोर्स आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्यू को इधर ले जाऊंगा तो फोर्स आ जाएगी मेरी, तो मैंने इस चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और गिवन है एज आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्स, तो हम एक्स को एक्स स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, एक्स स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स आई मेरे पास वो आई के क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपॉन ये यहाँ पे आर क्यूब, ये आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होती है फोर्स इंटू मास, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की कितनी आ जाएगी, के क्यू एक्स स्मॉल एक्स, के क्यू क्यू स्मॉल एक्स अपॉन एम आर क्यूब, ये आ गया मेरे पास। और हमें पता है दैट जब पार्टिकल एसएचएम करता है, ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, एसएचएम के लिए जो कंडीशन होती है वो ये है कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये देखिए के एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, ये मेरा के हो गया और ये एक्स आ गया, यहाँ पे देखिए ये के हो गया और ये एक्स आ गया, तो के एक्स की फॉर्म में, ये +1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑसिलेशन चैप्टर का। तो ये फोर्स इज इक्वल टू के एक्स की टर्म में आ गई, तो ये के है, ये एक्स है, इसका मतलब ये ऑसिलेशन की इक्वेशन है।
ठीक है, SHM की इक्वेशन है। अच्छा, जब चीज़ें SHM करती हैं तो उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये SHM की इक्वेशन है। और वेलोसिटी की इक्वेशन एक बार डिफरेंशिएट करके आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और अगर मैं इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ए एक्स, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये a साइन ओमेगा टी तो x के बराबर है, तो ये आ गया। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैं नेगेटिव छोड़ देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया मेरे पास। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एक्स ने एक्स को मार लिया, तो के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। ये नेगेटिव इसलिए छोड़ दिया क्योंकि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। जैसे ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी, जैसे ये इधर जाएगा तो इधर होगी, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आता है इसमें, ठीक है। बट हमें उसकी डायरेक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ उसको फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी ये, और के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ये मेरे पास सोल्यूशन है ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर पूछा गया 17, उसके बाद 18, तो 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 17, तो बोला गया कि हमने एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया, ऐसे, और बोला गया है इन द स्पेस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो है mg/q गिवन है, एग्जिस्ट एज शोन इन फिगर, एंड अ मास m, ये मास m is attached at the end of a light rod. If mass m is released from the position shown in figure, find the angular velocity of the rod when it passes through the bottommost point. तो ये L है, और यहाँ से उन्होंने पूछा है कि जब ये यहाँ से गुजरेगा तो कितना इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और ये एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि जी गिवन है तो इस पर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक तो है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और तो फोर्स नहीं लग रही, और दोनों ही कौन सी फोर्सेज हैं, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो हमें पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना होगा, जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बना ऐसे, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ही हम लेते हैं इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये है एल, ये आ गया एल कॉस 45, और ये आ जाएगा एल साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, डी कितना है यहाँ पे, एल साइन 45 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, वो है एम जी एच, एच कितना है, यहाँ से चल के ये यहाँ पे आ गया नीचे, मतलब इतनी हाइट ये चला, ठीक है, ये हाइट है एच। तो एच की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एल कॉस 45, नहीं सॉरी ये टोटल एल है ना, ये टोटल एल है, एल में से एल कॉस 45 लेंथ मैं हटा दूंगा, तो ये तो इतना ही नीचे आया ना मेरा पार्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आ गया एल माइनस एल कॉस 45 इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0। तो फोर्स मेरे पास होती है क्यू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स को मैं क्यू ही लिख सकता हूँ, तो क्यू इंटू ई, ई मेरे पास गिवन है एम जी अपॉन क्यू इंटू डी, डी है मेरे पास एल साइन 45,
प्लस ये इसको मल्टीप्लाई किया तो एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस 45 इज इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये Q ने Q को मार लिया, तो एम जी एल साइन 45 एंड एम जी एल कॉस 45 की तो वैल्यू सेम होगी, तो ये कट गए, तो बचा एम जी एल इज इक्व टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो m ने m को मार लिया, तो 2gl इज इक्व टू वी स्क्वायर। अब हमें पता है v इज इक्व टू ओमेगा आर, हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्व टू ओमेगा आर, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर लिखूंगा, तो आ गया 2gl अपॉन आर स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्व टू ओमेगा। ठीक है, और r कितना है इस केस में, r तो मेरे पास एल स्क्वायर ही है, मैंने जो r माना है यहाँ पे v इज इक्व टू ओमेगा एल ही हुआ ना r, तो इस केस में जो रेडियस है तो यहाँ पे एल स्क्वायर लिखना चाहिए, l ने एक l को मार लिया, तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्व टू अंडर रूट 2g अपॉन एल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी पूछा गया है, 18 क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास भाई एक सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि चार्ज है, ठीक है, और इसके रेडियस में से ऐसे एक वायर जा रही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसा क्वेश्चन है ये। जैसे ये मेरे पास एक रिंग है, ये आधा रिंग है ऐसे, और इसके बीचों बीच में से ऐसे एक सेंटर में से एक वायर जा रही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो बोला गया है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेमी सर्कुलर रॉड चार्ज विद चार्ज Q placed as shown in figure, radius of the wire is R and infinitely long line of charge with linear density lambda, इसकी डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर, तो परपेंडिकुलर जा रही है। तो हमें पता है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, हमें इस रॉड पे फोर्स निकालनी है, तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के 2k लैम्डा अपॉन 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये डिस्टेंस आर है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ये हमें पता है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मुझे इस पे फोर्स निकालनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस रॉड को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ये रॉड ले लिया, और हमने इस पे एक छोटे से पार्ट पे ये यहाँ पे मैं थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, थीटा पे जाके यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा, ये डी थीटा है और ये आर है रेडियस। तो इस डी थीटा पे जो फोर्स लग रही है वो निकाल लूँगा। तो छोटी सी फोर्स आ गई मेरे पास, डी एफ इज इक्व टू क्यू इंटू ई। तो क्यू कितना है, डी क्यू, तो आया डी क्यू इंटू ई। तो डी क्यू कितना है, हमें पता है कि इस पे चार्ज टोटल पे कितना है, क्यू, तो क्यू चार्ज है जो वो पाई आर पे फैला हुआ है, पाई आर पे, ठीक है, तो क्यू बाय पाई आर 1 यूनिट डिस्टेंस पे फैला हुआ है, और डी क्यू लेंथ पे कितना फैला हुआ है, क्यू अपॉन पाई आर इंटू डी क्यू, ये मेरे पास डी क्यू लेंथ पे चार्ज आ गया, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा Q अपॉन पाई आर इंटू डी क्यू, डी क्यू नहीं है, ये डी थीटा है, ठीक है, ये डी क्यू चार्ज है, छोटा सा चार्ज मैं स्मॉल डी क्यू लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास डी थीटा आ गया, ये लेंथ है डी थीटा, और डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज आ गया, ये जो डी क्यू चार्ज है, ठीक है, छोटा चार्ज डी क्यू लेंथ पे इतना है, तो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ गया 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके इसकी वैल्यू मैं पाई तक ले लूँगा, पूरी ये ऐसे फैला हुआ है,
ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 2k लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर डी थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आ गया और ये पाई आ गया, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन पाई आ जाएगी। तो पाई ने पाई को मार दिया तो 2k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर मेरे पास आंसर आ गया। तो k की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे तो 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट चेक करते हैं। इसमें हमने कुछ गलत कर दिया। टू के लैम्डा क्यू बाय दिस, अच्छा हाँ समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है। ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि ये फोर्स है। देखिए ये प्रॉब्लम आती है जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में आ गई और यहाँ पे जो पार्ट है इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो मैं इनको जोड़ थोड़ी ना सकता हूँ, ऐसे थोड़ी ना जोड़ सकते हैं हम फोर्सेस को, ठीक है। तो जब भी फोर्स को जोड़ना है तो हमें एक ही डायरेक्शन में रख के जोड़ना है। तो इस पे हम कंपोनेंट करेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ऐसे इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेंगे कौन। अगर ये फोर्स डी एफ लग रही है तो ये डी एफ साइन थीटा आएगा मेरे पास, डी एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो मिस्टेक कर दी है तो मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा। इसके साथ साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, साइन थीटा 0 से लेके पाई तक साइन थीटा। ये समझ आया साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मैंने एक चीज़ मैं भूल गया, मैंने इसकी डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया। तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा भी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पे जो लग रही है ये है, तो इनको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, इसके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये सारे जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे फोर्स और कॉस थीटा वाले सॉरी साइन थीटा वाले कंपोनेंट सारे ऐड हो जाएंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएंगे मेरे पास वो आ जाएंगे 2k लैम्डा क्यू पॉन पाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन आ गई 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा की साइन पाई आर स्क्वायर नहीं आता इसमें, कुछ यहाँ पे भी गड़बड़ है। 2k लैम्डा अपॉन आर, एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा ये भी यहाँ पे 1 यूनिट पे, तो ये लेंथ कितनी आ गई, ये मेरे पास लेंथ आ गई आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा होना चाहिए यहाँ पे, आर डी थीटा। तो एक आर ने एक आर को मार लिया तो यहाँ पे सिर्फ आर रहेगी, ठीक है। तो ये आर नहीं आएगा, सिर्फ डी थीटा आएगा। तो ये आर नहीं आएगा, तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा डी थीटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके पाई के बीच, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर और साइन थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो आ गया माइनस कॉस थीटा और इस पे लिमिट्स लगाएंगे हम 0 से लेके पाई तक। तो जब ये नेगेटिव होता है ना तो आप लिमिट्स उल्टी लगा लो, हमेशा आंसर सही आएगा। 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर तो आ गया कॉस 0 माइनस कॉस पाई, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर इंटू कॉस 0 इज़ 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आ गया 4k लैम्डा क्यू अपॉन पाई आर, 2 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे था, तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो आ गया 2k लैम्डा क्यू, k की जगह मेरे पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर, और ये 2 था और ये 2 था, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और 2 यहाँ पे था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कट जाएगा
और ये k हट गया यहाँ से, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आ गया मेरे पास लैम्डा क्यू अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा कि एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज रॉड है उसकी वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है ये 2k लैम्डा अपॉन आर। अब हमने क्या किया, ये रिंग ले लिया, इसके एक थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ कितनी आ गई, आर डी थीटा। तो वो आर डी थीटा जो छोटा सा टुकड़ा है उस पर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो फोर्स लग रही है Q इंटू ई। क्यू मतलब इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज आ गया डी क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब देखिए जो रिंग है इस पे चार्ज Q है, Q चार्ज है जो वो पाई आर डिस्टेंस पे फैला हुआ है, तो इसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं बेसिकली, चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन पाई आर एक यूनिट पे, एक यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज है, तो आर डी थीटा लेंथ पे कितना आ जाएगा, आर डी थीटा लेंथ पे, आर डी थीटा लेंथ पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये Q बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, और मैंने आर के साथ आर को काट दिया, तो मेरे पास डी क्यू चार्ज छोटा सा इस टुकड़े पे चार्ज कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास Q डी थीटा बाई पाई। तो Q डी थीटा बाई पाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो इसका वो कंपोनेंट लेना है जो जुड़ रहे हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कंपोनेंट हम छोड़ देंगे। तो हमने ये कंपोनेंट दोनों छोड़ दिए और ये जो कंपोनेंट इसके साइन थीटा वाले हैं ऐड हो रहे हैं वो ले लिए। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी सोल्यूशन देखिए। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे हमने थीटा एंगल बना हुआ है और यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क रख दी। डिस्क बोला गया व्हील है, व्हील हैविंग मास m हैज़ अ चार्ज पॉजिटिव q एंड नेगेटिव q ऑन द डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। तो कुछ ऐसा पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज q है, पॉजिटिव q, और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, ऐसे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली अप। तो इट remains in equilibrium on a rough inclined plane in the presence of a uniform vertical electric field। यूनिफॉर्म वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अगर ये ऐसे बैलेंस में रहना है तो देखिए वर्टिकली और ऐसे फोर्स लग रही है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और इस पे कैसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लूँ तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। इस पे फोर्स कितनी लग रही है, क्यू ई, इतनी फोर्स लगेगी ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये है मेरे पास आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, तो ये आ गया क्यू ई कॉस थीटा, और ये आ गया क्यू ई साइन थीटा। ऐसे ऐसे ही इस पे एक फोर्स इधर लग जाएगी और एक फोर्स इधर लग, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, ये भी फोर्स होगी क्यू ई। अब इस पे एंगल कैसे, कौन सा कैसा एंगल होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और मैं इस लाइन को नीचे ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ गया 90 डिग्री। हमें तो इसके साथ एंगल चाहिए, इसके साथ ये पैरेलल, ये और ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल बनता है वो एंगल बनेगा, ये थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे इस पे इसके 90 डिग्री ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल लेता हूँ, तो ये मेरे पास थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा आ जाएगा। ये लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकली अप है। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है। इसका मतलब इस लाइन के साथ ये वाली लाइन थीटा एंगल बना रही है, ऐसे ये भी एंगल थीटा बना रही है। तो ये आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मेरे पास क्यू ई साइन थीटा।
ठीक है। और इस पे एक एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, वो कितनी होती है, एम जी साइन थीटा। ये ऐसे फोर्स लग रही है एम जी साइन थीटा। अब अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूं, पी पॉइंट नाम दे देता हूं। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट अबाउट पी, मतलब मैं टॉर्क निकालना चाहता हूँ अबाउट पी। तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, इसका और इन दोनों का टॉर्क जीरो आ जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा और क्यू ई साइन थीटा का, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस उसी पॉइंट से पास कर रही हैं। और इसका टॉर्क किधर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा का, एम जी आर साइन थीटा। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ है और इसको मैं क्रॉस से लिख देता हूँ। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, ये जो फोर्स है क्यू ई कॉस थीटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो क्यू ई साइन थीटा का जो टॉर्क है वो है अप, तो ये दोनों ऐसे लिख दूंगा मैं, ये फोर्स है क्यू ई साइन थीटा, फोर्स इंटू आर क्रॉस एफ होता है ना, तो आर कितना आ गया मेरे पास, 2r, क्योंकि ये इसका रेडियस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच, 2r। तो ये दोनों इक्वेट कर दो, और ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क लग रही है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक r ने एक r को मार लिया और साइन थीटा ने साइन थीटा को मार लिया, तो मेरे पास बचा एम जी इज इक्व टू 2QE। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो आ गया एम जी अपॉन 2Q। आंसर क्या है इसका, एम जी अपॉन 2Q। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन, एम जी अपॉन 2Q। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि हमने एक सिंपल पेंडुलम को, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और हमने एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया ऐसे, और इस पे चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ L, मास ऑफ बॉब M, इस बॉब का मास M है, यहाँ से हैंग किया हुआ है ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। The bob is given a charge Q coulomb. The pendulum is suspended in a uniform electric field of strength E as shown in figure. Then calculate the time period of oscillation when the bob is slightly displaced from its mean position. अगर मैं इस बॉब को ज़रा सा ऐसे हिला दूंगा, ये छोटा सा एंगल थीटा, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ये ऐसे करेगा ना, क्योंकि इसका जी है जो, वो एम जी इसको नीचे ले आएगा, इस पे मास एम है, ठीक है। तो ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर लेके जाने की कोशिश करेगी और मास इसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। तो जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्टिव, ठीक है। ये जो पेंडुलम ऐसे होते हैं ना, ऐसे पेंडुलम का ये होता है L अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव निकालना है, बहुत आसान है, खास बात नहीं है। ये इस डायरेक्शन में क्या, कौन सी फोर्स लगेगी, QE, और इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, mg, ठीक है। तो जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव मेरे पास आ गया, इस पे इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रही है वो लग रही है g, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है हमें, कुछ ऐसे आ जाएगा, प्लस QE बाई m। एक तो फोर्स ये आ गई, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, mg बाई m, तो ये आ गया g, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, ये आ गया QE बाई m, ठीक है। तो ये जी इफेक्टिव निकालना है, QE स्क्वायर अंडर द रूट, ये जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इफेक्ट, ये एंगुलर पेंडुलम के टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और जी इफेक्टिव की जगह मेरे पास ये लिख दूंगा मैं, जी स्क्वायर प्लस QE अपॉन m होल स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, खास बात नहीं है। देखिए ऐसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक पॉइंट है A यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट है B, और ऐसे कुछ ड्रॉ किया गया है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है, ठीक है। और आपसे पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड बी, जब इनको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था माइनस यू इज माइनस वी, डेल्टा वी सॉरी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन अपॉन क्यू, तो ये मेरे पास वर्क डन होता है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू, तो फोर्स है मेरे पास क्यू ई, ठीक है, फोर्स आ गया क्यू ई डी अपॉन क्यू, तो ये आ गया डेल्टा वी, तो ये कट गए मेरे पास। तो अगर मैं डेल्टा वी को वी लिख लूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मेरे पास आ गया माइनस ई डी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये डिपेंड करेगा नेगेटिव कब आएगा कब नहीं आएगा, वो कंडीशंस बताएंगी हमें, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू ई डी, वेद V इज इक्वल टू ई डी, हमेशा याद रखना है V इज इक्वल टू ई डी, वेयर D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिनके बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हो, उनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V इज इक्वल टू E, और A और B के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, B, ठीक है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना दोनों के बीच का, ठीक है। तो मेरे पास आ गया B, तो V इज इक्वल टू ई बी, तो आंसर इज C, तो इसका आंसर है C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, उन्होंने बोला है दैट इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स हैं, ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r, तो मतलब एक हमारे पास ऐसे पॉलीगन है, उसकी बहुत सारी साइड्स हैं, n साइड्स हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम, उसकी हर एक साइड पे एक चार्ज क्यों रखा गया है, ऐसे रेगुलर है, ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन इसकी हर एक साइड पे चार्ज क्यू रखा गया है ऐसे, ठीक है। तो सेंटर पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने चार्ज नहीं रखा, यहाँ पे बाकी हर एक जगह एक चार्ज पड़ा है, ठीक है। इसको रेगुलर पॉलीगन अगर आप ऐसे भी मान सकते हैं, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, बहुत सिंपल केस, यहाँ पे हमने चार्ज नहीं रखा कोई, यहाँ और यहाँ पे रखा हुआ है, और सेंटर से हर एक का डिस्टेंस आर है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो इधर है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी सिर्फ इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इस केस में इस रेगुलर पॉलीगन के हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है, बट एक कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए इस कॉर्नर पे चार्ज नहीं है, तो इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, बाकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब V निकालते हैं। पोटेंशियल तो हर एक का जुड़ जाता है, मैंने आपको बताया था, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे मैटर नहीं करती। तो पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, तो मतलब कितने ये चार्जेस बैठे हैं, ये बैठे हैं n-1 चार्जेस, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे बैठा है, एक पे नहीं है, तो n-1 चार्जेस। अब हमें उन्होंने रेशियो पूछी है, किसकी रेशियो पूछी है, रेशियो पूछी है V अपॉन ई की, V अपॉन ई की, तो V है मेरे पास के क्यू अपॉन आर अपॉन ई, है मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे n-1 भी था ना, n-1 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो एक आर ने आर को मार लिया, के क्यू ने के क्यू को, तो आया r इंटू n-1, r इंटू n-1, और ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले हमने E निकाल लिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वो डायरेक्शन पे मैटर करता है, और बाकी सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो V है उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो हमने टोटल पोटेंशियल लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसके अलावा अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या इनमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ टेल मी, आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, और मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो सोल्यूशन दूँगा, ठीक है। थैंक यू।